Bismillahirrahmanirrahim. I have waited for 5 minutes for someone to come at least, but somehow आज वो वीकेंड के असरात आना शुरू हो जाते हैं फ्राइडे को. सो और वैसे भी ऐसा ऐसा हमारी अटेंडेंस ग्रेजुअली कम होती चली जा रही है. ये एक नेचुरल है फ्लो. आई नो, इसीलिए मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि जो लोग ये 40 दिन पूरे कर लेंगे ये चिल्ला काट लेंगे, वो ऑब्वियसली इंशाल्लाह पीएमपी कर लेंगे. और यही डिफरेंस है, जो लोग ये टाइम निकाल पाते हैं और जो नहीं निकाल पाते. बस जो निकाल लेंगे वो पीएमपी कर लेते हैं, जो नहीं निकाल पाते वो कभी भी एग्जाम में अपीयर नहीं होता एक्चुअली. सो एनीवेज, अब हमारा टाइम क्योंकि कम है हमारे पास, इस पूरे हफ्ते में हमारी प्रोग्रेस अच्छी नहीं रही है बिकॉज ऑफ आइदर बहुत छोटे सेशन हुए हैं, आधे सेशन हुए हैं, या सेशन मिस हो गया हुआ है. तो इसलिए आई जस्ट वांट कि आज मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं. अगर आप में से कोई आ गया तो ऑब्वियसली वो क्लास ज्वाइन कर लेगा, बट अदरवाइज एटलीस्ट हमारे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो. We are already behind the schedule, and I want to cover up this thing now. So so I'm just starting this lesson without anybody now. Uh, पहली बात, कल हमने क्वालिटी मैनेजमेंट का नॉलेज एरिया स्टार्ट किया और उसके अंदर सबसे पहले हमने एक फ्लो डायग्राम देखी कि हमारा क्वालिटी का प्रोसेस कैसे होता है, कि हम प्लान क्वालिटी के अंदर किस तरह क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स को, ओपीएस को, जो स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होते हैं उनको देख के कुछ डिफाइन करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट पे क्या क्वालिटी होगी. और इसी तरह कुछ स्टैंडर्ड अगर कोई मिसिंग है तो प्रोजेक्ट मैनेजर खुद बनाता है. और फिर हम ये देखते हैं कि हमारी ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर क्या स्टैंडर्ड हमने मेंटेन रखनी है, क्या क्वालिटी मेंटेन रखनी है. एंड हम ये भी डिफाइन करते हैं कि ये क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी, उसके लिए प्रोसेसेस क्या क्या फॉलो करने हैं, फिर उनके स्टेप्स क्या होंगे एंड सो ऑन. तो वो सारी बातें हमने बड़ी डिटेल में देखी. और फिर हमने ये फ्लो जब समझ लिया तो दूसरी चीज़ हमने देखी कि प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, मैनेज क्वालिटी के अंदर क्या होता है, कंट्रोल क्वालिटी के अंदर क्या होता है. इसके करने की मेन वजह ये थी कि एक तो ये कि हमारा जनरली जितना भी प्लान को हम कंपेयर करते हैं या अपनी परफॉर्मेंस को मैयर करते हैं, उसको अपने प्लान से एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब हम कंपेयर करते हैं, ये काम हो रहा होता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में. लेकिन मैनेज क्वालिटी एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें भी हम अपनी परफॉर्मेंस देखते हैं. और इसमें हम ये देखते हैं कि यार जो प्रोसेसेस हमने प्लान में बनाए थे वो प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, नंबर वन. नंबर टू, वो प्रोसेसेस डिजायर्ड रिजल्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे. और फिर हम प्रोसेस इंप्रूवमेंट की भी बात करते हैं. अगर नहीं दे रहे तो हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर प्रोसेसेस. और इसके लिए हम जो कंट्रोल क्वालिटी में हमारे रिजल्ट आ रहे होते हैं उनसे भी मदद देते हैं और उनको भी सामने रख के हम चेक करते हैं कि यार हमारे ये प्रोसेसेस डिजायर्ड रिजल्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे. दैट मींस कंट्रोल क्वालिटी के अंदर अगर डिलीवरेबल जा रहे हैं और वो वहाँ पे जब इंस्पेक्ट होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो वो क्वालिटी के मुताबिक नहीं आते, वो क्वालिटी टेस्ट को फेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ठीक है हम प्रोसेस में भी फॉलो कर रहे हो, बट स्टिल हमें वो डिजायर्ड क्वालिटी लेवल अचीव नहीं हो रहा. तो खैर, ये हमारा मैनेज क्वालिटी के अंदर फोकस प्रोसेस था. लेकिन कंट्रोल क्वालिटी के अंदर फोकस हमारा डिलीवरेबल टेस्टिंग है. तो ये एक बारीक सा डिफरेंस है जो बाज दफ़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए. और बहुत सारी इसी से रिलेटेड डिटेल्स ही जितनी भी वी हैव कवर्ड दिस थिंग. अच्छा, फिर दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि ये इसको अलग से देखने की या क्या हमें मजबूरी है कि हम मैनेज क्वालिटी को या प्लान क्वालिटी को या कंट्रोल क्वालिटी को इस तरह कंपैरेटिव फॉर्म में देखें, आमने सामने रख के. दूसरी बात मैंने बताई थी कि बहुत सारे प्रोसेसेस, सॉरी, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक ऐसे हैं जो प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट भी हैं और मैनेज क्वालिटी में भी यूज हो रहे हैं. और इसी तरह कुछ ऐसे हैं जो मैनेज क्वालिटी एंड कंट्रोल क्वालिटी में यूज हो रहे हैं. तो वो कॉमन टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से ये समझ नहीं आती कि यार ये टूल एंड टेक्निक तो हमने प्लानिंग के वक्त भी पढ़ा था और अब ये टूल एंड टेक्निक मैनेज के वक्त भी पढ़ रहे हैं. तो अब ये भी एक क्वालिटी के नॉलेज एरिया को थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ जाती है. या जनरली स्टूडेंट्स जो हैं या कैंडिडेट्स जो हैं पीएमपी, वो कैंडिडेट्स वो इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं. तो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि इसके अंदर आपको क्लैरिटी आ जाए. दूसरी बात, आज हम जो ये टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनको देखेंगे. मैंने कल आपको दिखाया था लॉन्ग लिस्ट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक, बहुत बड़ी है. आई नो कि आपको एकदम से ये सारी याद नहीं हो जाएंगी, इनफैक्ट याद करना भी नहीं है. आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि यार इन अ गिवन सिनेरियो हम कौन सी टूल एंड टेक्निक हमारे लिए बेहतर होगी. उसका ओवरऑल थीम जो है आपको समझ आना चाहिए. मसलन जैसे मैं कहता हूँ कि जी मुझे लोगों से, फॉर एग्जांपल मुझे लोगों से क्वालिटी रिक्वायरमेंट गैदर करनी है. अब क्वालिटी रिक्वायरमेंट मैं इंटरव्यू के थ्रू भी गैदर कर सकता हूँ. क्वालिटी रिक्वायरमेंट मैं मे बी क्वेश्चन एंड सर्वे के क्वेश्चन बांट दूं, सर्वे कर लूँ, इसके थ्रू भी कर सकता हूँ. और फिर मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी मे बी कर सकता हूँ. तो अब ये क्वालिटी और इसी तरह बेंचमार्किंग भी कर सकता हूँ. तो इन सारों की अपनी अपनी यूटिलाइजेशन है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तो मुझे ये रिक्वायरमेंट्स एक बहुत बड़े लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन से लेनी है,
तो सबका मैं इंटरव्यू नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं एक नया मोबाइल फ़ोन डेवलप कर रहा हूँ, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, आपको मैंने शायद बताया था कि प्रोडक्ट की डेवलपमेंट इज़ अ प्रोजेक्ट। आप फर्स्ट टाइम जब एक प्रोडक्ट डेवलप करते हो, एक नया मॉडल लाते हो, एक नई मशीनरी या इक्विपमेंट या इन्वेंशन करते हो, या इवन एक नया मॉडल लाते हो गाड़ी का, मोबाइल का, या आपकी एक नई प्रोडक्ट डेवलप हो रही होती है। अच्छा, तो ये दैट इज कंसीडर्ड एज अ प्रोजेक्ट। लेकिन उस प्रोडक्ट को जब वो डेवलप हो जाता है, फिर उसके बाद उसकी रूटीन मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज अ रूटीन ऑपरेशन, बट प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ प्रोजेक्ट। सो मैंने आपको यहाँ पे मतलब जो इस गिवन एग्जांपल में अगर आप देखें तो मोबाइल फ़ोन एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको टेस्ट करने के लिए कि ये हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनी है नहीं बनी, हम एक लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के अंदर इसका सर्वे करवाते हैं। सो ऐसे केस में जहाँ पे हमने डाटा इनपुट लेना हो बहुत बड़ी पॉपुलेशन से, वहाँ पे इंटरव्यू में नॉट बी अ गुड आइडिया। वहाँ पे सर्वे एंड क्वेश्चनर जो है ना, वो दैट वुड बी यूज। सो आपने अभी मैं जो टूल्स एंड टेक्निक्स आपको पढ़ाऊंगा, आई विल बी वेरी क्विक, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वेरी वेरी क्विक। और आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं किसी तरह आज आपको सारे टूल्स एंड टेक्निक्स करवा के ये नॉलेज एरिया खत्म करूं। आई डोंट नो आई वुड बी सक्सेसफुल इन दैट और नो, बिकॉज समटाइम्स होता है कि वो डिस्कशन खुद से ही मैं वो एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ, जस्ट एंटिसिपेटिंग कि आपको शायद समझ आए। बट मेरा आज की ख्वाहिश ये है कि मैं एक दफ़ा ये सारा का सारा नॉलेज एरिया करूँ। और मैंने आपको कल दिखाया था कि इन तीनों नॉलेज एरियाज, सॉरी तीनों प्रोसेसेस के अंदर बहुत लंबी टूल्स एंड टेक्निक्स की लिस्ट है। सो अगेन आई नो कि आप सारी टूल्स एंड टेक्निक्स पे एक्सपर्ट नहीं हो सकते, और होना भी नहीं है आपको। जो टूल्स एंड टेक्निक्स एग्जाम पर्सपेक्टिव में कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। लेकिन आपने इन जनरल जो चीज़ें माइंड में रखनी है वो क्या है, वो ये है। मैं अभी इंशाल्लाह टूल्स एंड टेक्निक स्टार्ट करूंगा, लेकिन बिफोर दैट आपको ये पता हो कि यार अगर एक टूल एंड टेक्निक मैं प्लान क्वालिटी में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और वही टूल एंड टेक्निक मैं मैनेज क्वालिटी में भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो दोनों में फर्क क्या है। या इसी तरह अगर मैं एक टूल एंड टेक्निक मैनेज क्वालिटी में कर रहा हूँ और वही टूल एंड टेक्निक मैं कंट्रोल क्वालिटी में भी यूज कर रहा हूँ, तो इन दोनों में फर्क क्या है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि लेट्स से मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट डायग्राम जो है ना वो देख रहा हूँ। प्लानिंग के अंदर जब मैं फ्लो चार्ट देख रहा होता हूँ, तो इसका मकसद ये होता है कि मैं अपना जो भी प्रोसेस है उसके पूरे का पूरा प्रोसेस को फ्लो समझ लूँ, कि यहाँ से चीज़ इधर जाएगी, उसके बाद ये वाला काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। तो मेरे प्रोसेस का जो ओवरऑल फ्लो है वो मुझे समझ आ जाता है। प्लानिंग के अंदर जैसे ये चीज़ मुझे समझ आती है तो मुझे क्लैरिटी आती है, प्लानिंग करना आसान हो जाता है, और क्वालिटी के पर्सपेक्टिव में मे बी मैं ये देख सकूं कि यार इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, या जहाँ पे क्वालिटी चेक लगाया जा सकता है, या जहाँ पे क्वालिटी को मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रोसेस है जी, उसमें ये लिखा हुआ है कि मटेरियल आएगा, वो मटेरियल मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद हम दीवार पे उसका वो करेंगे, पेस्ट लगाएंगे, और उसके बाद एंड सो ऑन। अब ये जो मटेरियल आना है, दिस इज अ स्टेप जहाँ पे मुझे मटेरियल की क्वालिटी में भी चेक करनी पड़े, फिर जो मिक्स है मिक्सिंग रेशियो मुझे करनी पड़े एंड सो ऑन। तो इस तरह मैं फ्लो डायग्राम में ये चीज़ें अपनी क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए इस फ्लो चार्ट में देख रहा हूँ। अच्छा, जब मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, तो लेट्स से मैं उधर भी यही फ्लो चार्ट डायग्राम यूज करूं, तो वहां पे मैं क्यों यूज करूंगा, वहां पे मैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ये मेरा प्रोसेस बना हुआ है, और इस प्रोसेस में एक पॉइंट है जहां पे मुझे चीजें चेक करनी है, यहाँ पे मैं वही फ्लो डायग्राम में भी इसको एक्चुअली चेक करने के लिए करूँ। या फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोसेस जो है वो मुझे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहा, तो आई वुड लाइक टू इन्वेस्टिगेट और बैक में जाके देखना चाहूंगा कि यार हमारे प्रोसेस में कहाँ पे खामी है, कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज आ रहा है। तो एक में मैं प्लान के अंदर फ्यूचर को देख रहा होता हूँ, ठीक है। और ये मैं आखिर में आपको बताऊंगा, मैनेज और कंट्रोल में एक में हम पास्ट में देखते हैं, एक में फ्यूचर में देखते हैं, एक में प्रेजेंट में भी किसी हद तक देख रहे हो। तो टूल एंड टेक्निक सेम ही है, लेकिन उसका यूसेज थोड़ा सा डिफरेंट है। सो अगेन एज आई सेड कि आज का हमारा मेन टॉपिक ही जो है वो टूल्स एंड टेक्निक्स, ऑल दो मैं इनपुट्स आउटपुट्स देखूंगा, लेकिन इसके इनपुट्स आउटपुट्स इतना मैटर नहीं करते हैं। एक टूल एंड टेक्निक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें काफी क्वेश्चन आते हैं, वो है कंट्रोल क्वालिटी के अंदर कंट्रोल चार्ट का कॉन्सेप्ट। उसको हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी मैं आपको वन लाइनर टू लाइनर आई वुड ट्राई कि आपको पूरे का पूरा पता हो कि अच्छा यार इंटरव्यू तब करते हैं, इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू होता है कब बेहतर है, इसलिए बेहतर है। बेंचमार्किंग कब करते हैं, बेंचमार्किंग होती क्या है। इसी तरह क्वेश्चन एंड सर्वे कब बेहतर है, जी लार्ज पॉपुलेशन होती है तब बेहतर है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये लार्ज लोग ज्यादा यूजर से मुझे डाटा इनपुट लेना हो तो
क्या चाहिए। सो इस तरह की बातें, और एक दो बड़े कंफ्यूजिंग किस्म के पॉइंट है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, उनको भी आई वुड ट्राई टू elaborate. So with this background, or with this preamble, now let's start studying the plan quality management process. और again, as I said, कि हमारे जो इनपुट्स इसके अंदर है वो स्टैंडर्ड इनपुट अभी तक आपको समझ आ रही होगी कि मैं कोई भी प्रोसेस करता हूं तो पहली बात उसका प्लान बनाता हूं, और बाकी सारे प्रोसेसेस उस नॉलेज एरिया के जितने होते हैं वो वही प्लान यूज करके आगे चलते हैं। और फर्स्ट टाइम जब प्लान बना रहे होते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे जो पहले वाले बेस लाइंस हैं या ओवरऑल मैनेजमेंट प्लान है वो इनपुट पे आता है। कुछ जो मेरे पास इनपुट्स हैं वो स्टैंडर्ड इनपुट्स हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि अजम्पशन लॉ के बारे में, रिस्क रजिस्टर के बारे में, लेसन लर्न रजिस्टर के बारे में, ये होता ही होता है। अच्छा, लेकिन जब प्लान बन रहा होता है तो फर्स्ट टाइम तो ज़ाहिर है मुझे चार्टर विल एक्ट एज अ रेफरेंस। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट चार्टर का आपने देखा स्टेक होल्डर रजिस्टर, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन इसके अंदर है, तो क्वालिटी की जो रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेशन है मुझे वो चाहिए होगी। इसी तरह जो मुझे मेजर डिलीवरेबल्स चाहिए ये मुझे रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान या रिक्वायरमेंट उससे जो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है वहाँ से मिल जाते हैं। एंड देन अजम्पशन लॉ के बारे में भी हैव ऑलरेडी कवर्ड। सो इनपुट्स के बारे में आपको मतलब इसमें कोई ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, एक्चुअल चीज़ है टूल्स एंड टेक्निक्स, और यहाँ से हम शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें आपको याद होगा, अगर आपको पिछला साथ के साथ आप देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला जो कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स वाला प्रोसेस था उसमें भी एक बहुत लंबी लिस्ट थी, क्योंकि रिक्वायरमेंट गैदर करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इंटरव्यू कर सकते हैं, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, आप बेंचमार्किंग कर सकते हैं, कोई चेक लिस्ट थी एंड सो ऑन, फिर इंटरव्यूज थे, फिर क्वेश्चनर थे, फिर सर्वेस थे, और बहुत सारी चीजें थी। ऑलमोस्ट वही चीजें अब हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो पहली चीज है इंटरव्यूज। इंटरव्यूज तब करते हैं जब हम जनरली, ये एक्सपर्ट इंटरव्यूज होते हैं, हम स्पेसिफिक 2 या 3 एक्सपर्ट या 4 लोगों के साथ करते हैं, बट दीज आर एक्सपेंसिव इन जनरल। और फिर आपको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज करने पड़ते हैं, इसकी प्रिपरेशन टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप बगैर किसी एक्सपर्ट को बुला लें और आप खुद अभी आपने पूछना क्या है उसके बारे में आपको पता ही ना हो। अच्छा, जो ब्रेन है ये आपको एक इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन देता है। इसका इसका एडवांटेज ये है कि आप ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस जिसका पहले से कोई सोल्यूशन अवेलेबल ना हो, आप वहां पे ये यूज कर सकते हो। बेंचमार्किंग हम जनरली तब यूज करते हैं, या ये है क्या, बेंचमार्किंग हम ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, हमारे पास कोई स्टैंडर्ड बना बनाया है, तो उस स्टैंडर्ड को हम एज अ रेफरेंस यूज कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम खुद से एफर्ट करें। तो इसका फायदा तो एक ही होता है कि आपको खुद से नहीं करना पड़ता। अगर आप उस फील्ड में नए हैं तो आपको खुद नहीं करना पड़ रहा, आप ये देखते हो कि यार इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, और आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हो। लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि फिर आप कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं ला सकते हो। आप बस जो कुछ उनका हो रहा है, वो हो सकता है जो कॉम्पिटिटर या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है वो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो ठीक हो, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ठीक ना हो। सॉरी, बट अगेन बेंचमार्किंग इज एन इजी वे, बना बनाई चीज मुझे मिल जाती है, लेकिन इसमें इसमें भी टाइम लगता है। इस चीज को वहां से निकालना कि यार वो कैसे काम करते होंगे, ये ऑब्वियसली इज अ ट्रिकी थिंग इन दिस पार्ट, इन बेंचमार्किंग। अच्छा, अब ये जो हम इसके अंदर कर रहे हैं, ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, उसमें करना क्या है, हमारा मकसद क्या है? एक ही मकसद है, और वो ये कि हमें ये डिफाइन करना है। अगर आपको याद हो तो प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर पहली बात हम ये करते हैं कि हमें डिफाइन करना है कि हमने प्रोजेक्ट के ऊपर कौन से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वो फॉलो करने हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरह करनी है, लेट्स से पीएमआई का स्टैंडर्ड फॉलो करना है, ओके। इलेक्ट्रिकल वर्क हमने किस तरह, कौन सा स्टैंडर्ड करना है, ये हेल्थ एंड सेफ्टी वाला कौन सा करना चाहिए, ये वाला। हो सकता है ये कस्टमर की तरफ से रिक्वायरमेंट हो, या फिर आप इस स्टेज पे डिफाइन करोगे, और उसके लिए आप ज़रा, मुझे नहीं पता कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन सा स्टैंडर्ड होता है, इलेक्ट्रिकल के अंदर कौन सा है, तो ऑब्वियसली उसके लिए मुझे इंटरव्यूज, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, दैट मीन्स आई वुड लाइक टू फाइंड अ बेटर, और या मैं कहूँ कि मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग अ थिंग। ठीक है, और इस इन सेशन के अंदर ऑब्वियसली हमें आइडियाज मिलते हैं, और फिर हम वो वोटिंग के थ्रू, अगर आपको याद हो कलेक्टिव रिक्वायरमेंट के अंदर हमने ये बड़ी डिटेल में बात की थी। सो ये हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया। उसके बाद डिसीजन मेकिंग के हमने 2 बड़े मेजर टूल्स देखे थे, और एक हमने कहा था कि हमारे पास मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस होता है, और दूसरा हमने वोटिंग की बात शुरू से करते आ रहे हैं। लेकिन
एट दिस स्टेज हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस, जब आप क्वालिटी का प्लान बना रहे होते हो, हमने कौन सा स्टैंडर्ड, लाइक एक ऑप्शन मेरे पास है मैं पीएमआई का स्टैंडर्ड ले लूँ, एक ऑप्शन ये है लेट्स से मैं यूके का कोई स्टैंडर्ड उठा लूँ, एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं यूएन का कोई है वो स्टैंडर्ड उठा लूँ, एक है इंटरनेशनल डेवलपमेंट आईडीपी, ये सारे मैंने आपको शुरू में बताए थे, ठीक है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड है मैं वो उठा लूँ। सो या फिर मैं अपना कोई स्टैंडर्ड डिफाइन करूं। अब ये मुझे एक डिसीजन लेना है इसके बारे में, मेरे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है और उसमें से मुझे वो करना है। एक बात, दूसरी बात, डिफरेंट क्वालिटी के रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को मुझे प्रायोरिटाइज करना है। तो यहाँ पे भी एक डिसीजन मेकिंग आती है कि यार कौन सी क्वालिटी का रिक्वायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए मुझे प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिसेस जो है ना वो हेल्प करती हैं, और मैं आपको प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिसेस दिखाऊंगा। यहाँ पे 2 या 3 कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन आप इसको बस एक रफली समझ लें। प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स ये है कि आपने कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना है, और यहाँ पे हम क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं। देयर वुड बी सम रिक्वायरमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, एंड देयर वुड बी सम रिक्वायरमेंट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन साथ में एक और चीज है कि अर्जेंट भी हो और नॉट अर्जेंट भी हो, ठीक है। तो मैं, एक रिक्वायरमेंट है जो बहुत अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, आई वुड लाइक कि मैं इसको इमीडिएटली कर लूँ। तो अब मैं जो रिक्वायरमेंट्स क्वालिटी की आ रही है मैं उसको इस तरह प्लान कर रहा हूँ। जब मेरे पास ये पिक्चर आ जाएगी, फिर अकॉर्डिंगली इनको मेंटेन कैसे करना, इनमें से कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करूंगा, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको ड्रॉप कर दूंगा, या उनको उन पे मैं ज्यादा पैसा लगाने की, ज्यादा एफर्ट लगाने की, ज्यादा टाइम लगाने के शायद ना सोचूं। अच्छा, फिर कोई रिक्वायरमेंट है जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत इमीडिएट नेचर की नहीं है, मे बी मैं उसको कहूंगा कि यार ठीक है अभी अर्जेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो इनको एज अर्ली एज पॉसिबल कर लिया जाए। और इसी तरह अगर कोई इंपॉर्टेंट है, सॉरी अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं नीचे किसी सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर दूंगा। और फिर कुछ ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है। अच्छा, ये जो वैसे तो मैट्रिक्स क्वालिटी के लिहाज से है, लेकिन एक बुक है गालबन एट्थ हैबिट, उमर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं, एट्थ हैबिट है ये 7 हैबिट्स, उसमें से मैं आपको एग्जैक्ट नाम बता दूंगा, मुझे याद रहेगा। उसके अंदर ना अपनी जिंदगी में आपको डिसीजंस कैसे करने होते हैं, उन्होंने कामयाब लोगों की कुछ निशानियां बताई हैं, उन्होंने वो अपने कामों को किस तरह प्रायोरिटाइज करते हैं। तो उसके अंदर ये एग्जैक्टली यही बात लिखी हुई है, मतलब अर्जेंट, इंपॉर्टेंट। तो आपको किन चीजों को, इस चारों ऑप्शन में से, कि एक काम मुझे अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, एक काम नॉट अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है, और एक काम है अर्जेंट है लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट है, तो इन दोनों में से या तीनों में से पहले कौन सा करना है। तो वो उसमें बड़ी अच्छी, वो बुक में इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जरूर पढ़ें अपनी लाइफ में भी जनरली। अच्छा, अब इसी तरह एक ये प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स की शक्ल हो जाती है, इससे कॉम्प्लेक्स जो है वो ये हो सकती है। आप जब वीडियो देख रहे हो तो इनको एक दफा बेशक देख लीजिए, समझने की इतनी लंबी चौड़ी जरूरत नहीं है, लेकिन प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स क्या है, बेसिकली ये प्रायोरिटाइज कर देता है। इसी तरह आप जब स्टेक होल्डर, मैं इसको खुद मैंने ब्लैंक किया, जब आप स्टेक होल्डर का नॉलेज एरिया पढ़ोगे तो वहां पे भी हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। उस मैट्रिक्स में हम क्या कहते हैं, लेट्स से हम ये कहते हैं कि एक स्टेक होल्डर है, उस स्टेक होल्डर की पावर जो है, सॉरी मैं कहता हूँ उस स्टेक होल्डर का हमारे प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट कितना है, और उस स्टेक होल्डर के हमारे पास पावर, उसके पास पावर कितनी है हमारे प्रोजेक्ट को इफेक्ट करने के लिए। तो इसकी भी हम एक ग्रिड बना लेते हैं या मैट्रिक्स बना लेते हैं। हम ये कहते हैं कि ऐसे स्टॉक होल्डर्स जिनका प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट भी बहुत है लेकिन उनकी पावर कम है, उनके साथ कैसे करना है। एक और स्टेक होल्डर है जिसका इंटरेस्ट तो बहुत है, इंटरेस्ट कम है और पावर भी कम है, उनके साथ कैसे डील करना है। एक वो स्टेक होल्डर है जिसका इंटरेस्ट कम है लेकिन पावर ज्यादा है, और एक और स्टेक होल्डर है जिसका लाइक अगर मैं कहूँ इंटरेस्ट कम है, पावर, यहाँ पे इंटरेस्ट से मुराद के माइन्यूट डिटेल्स में मे बी जो टॉप मैनेजमेंट है वो नहीं जाना चाहेगी, वो आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज की डिटेल में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन दे आर वेरी पावरफुल। तो उनको मैंने क्या करना है, मे बी इसके लिए मैं पॉलिसी बना लूँ कि मैं इनको सेटिस्फाई रखूँ, मैं इनको जो प्रोग्रेस रिपोर्ट देता जाऊँ उसके थ्रू इनको सेटिस्फाई रखूँ। सो मैट्रिक्सेस मुझे हेल्प करती हैं टू कैटेगराइज डिफरेंट थिंग्स एंड अपना जो करंट परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करने के लिए भी, कि यार इस वक्त मैं किस जगह पे खड़ा हूँ। तो ये हमारे पास है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और आता है जो प्लानिंग के अंदर है, वो ये कि सारे प्लान्स, चाहे रिस्क मैनेजमेंट है, चाहे कोई और है, चाहे ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, उसके अंदर हम एक बात लिखते हैं अमूमन, ये कहते हैं कि हमें अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक तमाम टूल्स एंड टेक्निक्स को, अपने प्लान्स को, अपनी एफर्ट्स को टेलर करना है।
मेरा प्रोजेक्ट अगर 6 दिन का है तो मे बी मेरी एफर्ट्स उसके अंदर जो मैंने चीजें करनी है, प्लानिंग करनी है, उसका स्केल कुछ और होगा। लेकिन अगर मेरा प्रोजेक्ट 3 साल का है तो ऑब्वियसली कुछ स्केल और होगा। अब एक प्रोजेक्ट 3 साल का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 3 महीने का और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली उस वक्त हमारा चीज़ों को प्लान करने का कुछ और फोकस होगा। सो हम हर प्रोजेक्ट की नीड्स के मुताबिक उस अपने प्लान्स को, अपने एस्टिमेट्स को, अपने बजट्स को, अपने टाइम को, एफर्ट को, सबको, रिसोर्सेज को प्लान करते हैं। अच्छा, अब इस चीज़ का हम एक उसके ना अगर मैं कहूँ शॉर्टेस्ट टर्म में हम इसको एक्सप्लेन यूँ करते हैं कि यार हम जो भी काम कर रहे होंगे उसकी कॉस्ट देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि उससे मुझे क्या बेनिफिट आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अभी रिस्क मैनेजमेंट की एग्जांपल आपको पहले भी दे चुका हूँ। 10,000 का एक एक रिस्क है जिसमें मुझे 10,000 का नुकसान होने का अंदेशा है। अब इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए, इस रिस्क से बचने के लिए मैं जो रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूँ वो मैं खर्चा कर देता हूँ 12,000 का, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आई डोंट नीड दैट। मैं एक खास लेवल तक देखूंगा कि यार मैं जो कॉस्ट स्पेंड कर रहा हूँ उससे बेनिफिट कितना है, तो 12,000 लगा के अगर मैं 10,000 बचा रहा हूँ तो ये तो स्टुपिडिटी है। अच्छा, इसी तरह क्वालिटी का केस भी होता है। क्वालिटी के केस में भी मैं ये देखता हूँ कि यार अभी मैंने एक प्रोजेक्ट की, अगर लेट्स से ये डिलीवरेबल आता है और इसकी क्वालिटी खराब होने की वजह से इसका रीवर्क करना पड़ता है या ये चीज़ रिजेक्ट हो जाती है और उसकी वजह से मुझे 10,000 का नुकसान होने का अंदेशा है। अब ये 10,000 का जो नुकसान है, ये बचाने के लिए मैं क्या करूँ? क्या मैं 15,000 इसके ऊपर लगा दूँ? ऑब्वियसली नो। तो मैं क्वालिटी की एक एफर्ट उस हद तक करूँगा जो मेरे मेरे इस लॉस से कम हो। दैट मीन्स आई वुड weigh the benefits of whatever I'm doing, that means the cost that I'm spending। ठीक है, तो ये कंपैरिजन होता है, इस रेशियो के थ्रू हम करते हैं। और इसका मतलब है कि फिर कॉस्ट, क्वालिटी की अपनी भी कोई कॉस्ट है और उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अभी हम थोड़ी देर में उसको भी पढ़ेंगे कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है। और एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट का, और वो भी हम इंशाल्लाह वहाँ पे देखते हैं। लेकिन एट दिस स्टेज अब जो माइंड में रखना है वो क्या है, हर टूल एंड टेक्निक को आप प्लान क्वालिटी के किसी एक्शन के साथ लिंक करें। मसलन प्लान क्वालिटी के अंदर हम करते ये हैं कि सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि क्वालिटी क्या होगी। जब हमें ये डिफाइन हो गया कि यार कौन कौन से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या क्वालिटी की चीजें हमने करनी है, तो फिर हम ये देखते हैं कि अच्छा यार और उस ये चीजें पिक करने के लिए कि यार कौन सा स्टैंडर्ड करना है, कौन सा नहीं करना, कौन सा स्टैंडर्ड जरूरी है, तो मैं उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखूंगा। मेरे पास तो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड अवेलेबल है, तो क्या मैं सबसे हाईएस्ट महंगा स्टैंडर्ड जो है उसको फॉलो करना शुरू कर दूं? आई वुड ऑब्वियसली वे द कॉस्ट, एंड कॉस्ट ऑफ दैट थिंग, कि मुझे बेनिफिट कितना हो रहा है और कॉस्ट कितनी लग रही है। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ कि यार लेट्स से मुझे ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। अब इसके भी डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। तो फिर मैं देखूंगा कि यार किस प्रोसेस का मुझे कितना कॉस्ट लग रही है और कितना उससे बेनिफिट मिल रहा है। तो ऑब्वियसली आपने प्लान के ना इस तरह देखना है। अब फिर प्लान के अंदर एक और चीज होती है कि मैं प्रोसेसेस डिफाइन करता हूँ। यार ये स्टैंडर्ड मुझे अचीव करना है और इस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो इस कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होगी जो इस चीज के साथ लिंक होंगी, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होंगी जो प्लान क्वालिटी के इस वाले फंक्शन के साथ लिंक होंगी। तो ये आपने साथ अगर लिंक बना लिया तो इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि अगर मेरे पास क्वालिटी लो है तो उसकी वजह से चीज़ें रिजेक्ट होंगी, मेरी चीज़ बार बार रीवर्क करना पड़ेगा, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। अच्छा, लो मोरल हो जाएगा, बार बार आप एक चीज़ को 10 दफ़ा रिपीट कर रहे हैं, बार बार रीवर्क कर रहे हैं, तो टीम जो है ना दे गेट फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दिस थिंग। फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छी नहीं होती, इंक्रीज्ड रिस्क होता है, और रिस्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। वो चीज़ सही ना बने, कस्टमर ना खरीदे, मार्केट का रिस्क है, बिजनेस आपका नीचे चला जाता है। ठीक है, और कोई लीगल वारंटी का रिस्क हो गया, या लीगल कोई आप पे सू कर सकता है, एंड सो ऑन। उसके बाद रीवर्क, ऑब्वियसली जो चीज़ें खराब होंगी, रिजेक्ट होंगी, उसको रीवर्क तो करना ही है। सो ये है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और अभी जो मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की एक बात, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की अगर मैं कहूँ ना, दो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं। एक वो कॉस्ट है जो हम लगाते हैं टू इंश्योर कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है वो कंफर्म हो, दैट मीन्स उनको फॉलो किया जाए, या वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन हो। इसके लिए मैं लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, इसके लिए मैं मे बी अपने मटेरियल को चेक करूंगा, इसके लिए मैं अपने इक्विपमेंट अच्छा लूंगा, उसके बाद मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, वगैरह वगैरह। फिर
मैं जगह जगह कोई टेस्टिंग करूंगा, मैं कोई चीज तोड़ के देखूंगा, मैं उसका यू नो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ देखने की कोशिश करूंगा वगैरह। तो ये सारे के सारे हैं वो कॉस्ट आ रही हैं जो मैं इंश्योर क्वालिटी को इंश्योर करने के चक्कर में खर्च कर रहा हूँ। फिर एक और कॉस्ट है कि अगर मेरे प्रोजेक्ट पे लो क्वालिटी होती है और उसकी वजह से रीवर्क होगा, तो वो कॉस्ट क्या है? तो पहली कॉस्ट, इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस, कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर वो कॉस्ट जो मैं उस प्रोजेक्ट की जो प्रोडक्ट है वो बनते हुए बनाते हुए उस प्रोसेस के अंदर हम इंश्योर करते हैं कि वो प्रोसेस अच्छा सा हो। अच्छा, एक ये है। और नॉन परफॉर्मेंस की कॉस्ट वो है जो मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरा प्रोजेक्ट के ऊपर क्वालिटी मेंटेन ना हुई तो फिर क्या होगा। तो इसको पिमबॉक गाइड ने बहुत अच्छी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं आपको ये जो आपके सामने लिस्ट है ये रीटा की है, इसको आपने खुद पढ़ लेना है। लेकिन मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। आई पर्सनली लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। पहली बात है कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस की। कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस का क्या है? ये वो कॉस्ट है जो हम प्रोजेक्ट के दौरान फेलियर्स को अवॉइड, और फेलियर से यहाँ पे क्या मुराद है कि एक चीज बनी और बनने के बाद उसको जब चेक किया गया तो वो क्वालिटी के मेयार पे पूरी नहीं उतरी और रिजेक्ट हो गई, उसको वापस भेजना पड़ गया, वो चीज एक्सेप्ट नहीं हुई। फेलियर से मुराद ये, अच्छा कोई डिफेक्ट आ गया उसके अंदर एंड सो ऑन। तो मैंने इस फेलियर को अवॉइड करने के लिए मैं जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ वो है। अब इसके अंदर दो कैटेगरीज फर्दर है। एक है प्रिवेंशन कॉस्ट और एक है अप्रेजल कॉस्ट। प्रिवेंशन से मुराद ये है कि आप प्रोसेस के अंदर कुछ ऐसी बेहतरियां इंप्रूवमेंट लाएं कि आपके क्वालिटी जो है ना वो आपके प्रोसेस के अंदर बिल्ड इन हो जाए। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग दें लोगों को ताकि गलती ना हो। डॉक्यूमेंट, आप अपने जो प्रोसेसेस हैं वो क्लियरली डिफाइन करें, एक एक स्टेप बताओ, बजाय इसके कि अंदाजे वो जो हम अभी अभी हमारे पास कोई खातून इस सेशन में नहीं है, बट जनरली वो क्या होता है कि बजाय इसके कि आप अंदाजे से नमक मिर्च डालें एंड यू स्पॉइल द शो, आप क्या करें कि आप अपना प्रोसेस बताएं कि भाई इतनी देर ये पकाना है, इतनी देर ये डालना है, ताकि कोई डाउट्स ना हो। ठीक है, आपका वो क्वालिटी एक ही जैसी हो, या ना कि कभी बहुत अच्छा बन गया कभी बहुत बुरा बन गया। इक्विपमेंट आप ले लें, ऑटोमेटेड इक्विपमेंट, ताकि आपका एक्सटेंडेड चीज मेंटेन हो। और फिर एक काम को अच्छे तरीके से करने के लिए आपको टाइम भी ज्यादा देना पड़ता है। इवन ये जो टाइम की कॉस्ट है आपको ये भी कॉस्ट ऑफ कॉन्फॉर्मेंस में लग रहा है। तो ये सारी वो चीजें जो क्वालिटी अपने प्रोडक्ट के अंदर काम करते हुए आप कहते हो इंश्योर करते हो कि हो। अच्छा, अब वो चीजें जो बन रही हैं उस क्वालिटी को असेस करने के लिए अगेन आप कुछ टेस्टिंग करते हो। ये टेस्टिंग जो है, आप मशीन पे कुछ चीजें लगाते हो, 10,000 में से कोई 5 आइटम निकालते हो, उसको देखते हो। उसकी भी हो सकती है कुछ चीज तोड़ के देखते हो। अब मैंने एक मोबाइल स्क्रीन की स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो हर 100 मोबाइल के बाद लेट्स से मैं एक मोबाइल को उठा के फेंकता हूँ तो वो जाया हो गया, फिर उसकी स्क्रीन टूटी तो जाया हो गया। तो अब ये जो चीज है, ये जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का लॉस है, और उसकी भी कॉस्ट है, लेकिन ये भी कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस में आती है। और एक और इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन ये होता है कि विजुअली किसी चीज को देखना, इंस्पेक्ट करना। अच्छा, सो ये सारी की सारी कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस में आती हैं। और कॉस्ट ऑफ नॉन कंफॉर्मेंस वो है कि अगर मेरी क्वालिटी मेंटेन ना हो, चाहे वो प्रोजेक्ट के दौरान हो या प्रोजेक्ट के से बाहर हो। ये जो पहले वाली है ना, ये तो सारी प्रोजेक्ट के अंदर अंदर हो रही है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस वाइज चीजें बताऊं, तो ये जो प्रिवेंशन वगैरह ये सारा ना प्लानिंग के अंदर शायद हो रहा होगा और मैनेज क्वालिटी के अंदर हो रहा होगा। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये या कंट्रोल क्वालिटी में हो रहा होगा टेस्टिंग वगैरह। जनरली ये मैनेज क्वालिटी के अंदर ही आप कहने के ये भी होता है। उसके बाद है इंटरनल फेलियर जो कॉस्ट है। सॉरी, ये मैंने आपको कहा मैनेज और कंट्रोल क्वालिटी, ये मैनेज क्वालिटी। इंटरनल फेलियर कॉस्ट कौन सी है? जब मैंने कंट्रोल किया प्रोजेक्ट के अंदर, डिलीवरेबल आए, और डिलीवरेबल बनाते हुए जो मैंने टेस्ट किए थे वो तो सारे ही हैं। अब जो डिलीवरेबल मेरे बन गए तो उन डिलीवरेबल्स को मैंने टेस्ट करना है। अब यहाँ पे अगर चीज मेरे पास ठीक नहीं, इंटरनली मैं खुद कर रहा हूँ, तो मैं उस चीज को वापस भेजूंगा, उस जाया हो जाएगी, स्क्रैप कर देंगे, या फिर ऑब्वियसली उसका रीवर्क करना पड़ेगा। ये फेलियर्स फाउंड द प्रोजेक्ट देमसेल्फ है। लेकिन अगर मैं एक चीज यहाँ से पास कर देता हूँ कंट्रोल क्वालिटी से, और उसको मैं वैलिडेट स्कोप में कस्टमर से वैलिडेट करवाने के लिए कस्टमर को बुलाता हूँ, और वो रिजेक्ट कर देता है, या मैं कस्टमर को हैंड ओवर कर देता हूँ। अब वो जो हैंड ओवर करने के बाद चीज रिजेक्ट होगी, वो है आफ्टर द प्रोजेक्ट। उस पे लाइबिलिटीज होंगी ऑब्वियसली, रीवर्क की, वारंटी की, और कोई लीगल आपका सू हो जाएगा, वो आपको करना है, और आपका शायद बिजनेस लूज हो जाए, आइंदा आपके पास लोग ना आए बिकॉज ऑफ योर दिस रेप्यूट। तो ये है क्वालिटी की कॉस्ट। आपने ये देखना होता है
कि यार कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस मेरी कम रहे कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस से। दैट मीन्स मुझे क्वालिटी मीट ना करने का जो नुकसान है, लेट से वो 10,000 का हो रहा है, तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस के मैं ये इंश्योर करना चाह रहा हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर रिक्वायर्ड क्वालिटी मीट करे और मुझे ये लॉस ना हो। इस कोशिश पे मैं अपना जो पैसा स्पेंड करूं वो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस से कम होना चाहिए। ये ना हो कि मैं 10,000 से ज्यादा पैसा सिर्फ इस पे लगा दूं और जी मैं 12,000 लगा के अपना 10,000 का नुकसान बचा रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो जो की लाइन है इसके अंदर वो ये है कि कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस शुड बी लोअर देन द कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। एक और बात यहाँ पे आती है और जैसे मैंने कहा उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट, और ये मार्जिनल एनालिसिस एनालिसिस की बात है। इसको मैं आपको ना एक ब्लैंक स्क्रीन पे समझा देता हूँ। वो क्या है लेट्स से यहाँ पे हम आते हैं। मैंने लेट्स से 200 रुपीज लगाता हूँ क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी इंप्रूव करने के ऊपर किसी टेस्ट के थ्रू या ट्रेनिंग के थ्रू, और उससे मुझे 1,000 रुपीज की बचत होती है। अगर मैं ये 200 ना लगाता ना तो लेट्स से मेरी क्वालिटी पुअर क्वालिटी होने की वजह से कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस उसका मुझे 1,000 रुपए का नुकसान होता। मैंने वो 200 लगा के 1,000 बचा लिए। अब मैं कहता हूँ कि अच्छा यार इस तरह अगर है तो मैं 400 लगा लेता हूँ। जब मैंने 400 लगाए ना तो होता ये है कि जनरली आपकी लेट्स से जो कॉस्ट सेविंग हुई वो मैं कहता हूँ कि यार 1,600 हो गई। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे अगर इन दोनों के दरमियान इंक्रीज देखूं तो मैंने अपनी क्वालिटी बढ़ाने के लिए 200 रुपया लगाया और इधर मेरे पास 600 मेरे का लॉस बचा। पहले 200 जब मैंने लगाया तो मुझे 1,000 रुपीज का लॉस मैंने बचा लिया। अगले 200 जब मैंने लगाए तो मैंने 600 का बचाया। ठीक है, अब फिर मैं कहता हूँ कि यार अच्छा अगर मेरी इतनी बचत हो रही है तो अब मैं अगला 200 और लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ यार 600 लगाओ। अब जब मैं 600 लगाता हूँ ना तो लेट से यहाँ पे जो मैं लॉस बचाता हूँ वो होता है लेट से 2,000 का लॉस मैंने बचा लिया। तो अब आप देखें कि मैंने बजाय इसके कि मैं 400 लगाता, मैंने 600 लगाया, मैंने 200 रुपया और ऐड कर दिया और इन 200 के बदले मैंने 400 अपना सेव किया। ये जो इजाफी 200 लगाए उन इजाफी 2 से मुझे 400 की बचत हुई। लेट्स से अब मैं कहता हूँ कि यार अच्छा और थोड़ी सी बचत करता हूँ, क्वालिटी और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ यार 800 मैं क्वालिटी पे लगाऊंगा और इसकी वजह से लेट्स से मैंने जो मुझे क्वालिटी का लॉस बचत होता है वो 2200 है। अब यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ ना तो एक पॉइंट ऐसा आ चुका हुआ है कि मैंने 200 अपनी क्वालिटी को इंश्योर कराने के लिए कॉस्ट बढ़ाई, लेकिन इससे जो मुझे इंप्रूवमेंट मिली वो भी 200 की ही है। तो ये 200 लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। इफेक्टिवली मेरा लॉस टोटल अगर मैं दोनों का डिफरेंस देखूं ना तो वो लॉस वहीं का वहीं है। ठीक है, मतलब 2000 में मैंने अपने बचाया और 600 लगा के बचाया, इसका मतलब मैंने 1400 अपने सेव किए। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार अब मैं 800 लगाऊंगा और 2200 सेव करूंगा, अगेन मेरे पास जो सेविंग है वो फिर वही 1400 ही है। तो अब वो पॉइंट आ चुका है कि मैं क्वालिटी के ऊपर मजीद जितना भी लगाता जाऊं मुझे उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आई वुड लाइक कि यहाँ पे मैं अपनी क्वालिटी को मजीद बढ़ाना रोक दूं। ये वो इंक्रीमेंटल स्टेप होता है, इसको हम कहते हैं मार्जिनल वो एनालिसिस में आप ये चीज करते हो और ये बहुत सारी और जगहों पे भी होता है। अच्छा अब इसके इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कहते हैं कि समटाइम्स एडेड अटेंशन टू समथिंग सच एज क्वालिटी डज नॉट प्रोड्यूस एडेड वैल्यू। व्हेन दैट पॉइंट इज रीच्ड स्टॉप ट्राइंग टू इंप्रूव द क्वालिटी। ठीक है, तो ये जैसे हमारे केस में हुआ कि 200 में आप आगे बढ़ाता भी रहो उससे क्वालिटी उतनी नहीं बढ़ेगी जितना मेरा खर्चा आगे बढ़ रहा है। अच्छा एक आगे आते हैं जी लॉजिकल डाटा मॉडल्स। अगेन लॉजिकल डाटा मॉडल्स हम क्यों यूज करते हैं या इनका क्या मकसद है। लॉजिकल डाटा मॉडल्स के अंदर एक टाइप है, एक खास टाइप, डिफरेंट लॉजिकल डाटा मॉडल हो सकते हैं लेकिन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ये हम यूज करते हैं और इनसे फायदा हमें ये मिलता है कि हमें अपना प्रोसेस का ओवरऑल इंटरेक्शन समझ आ जाता है। मैं भी आपको एक ERD इसको हम कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, सॉफ्टवेयर वालों को ये पता होगा, वो लोग तो ये बड़ा कॉमनली यूज करते हैं। ये क्या है, ये एक हम अपने पूरे प्रोसेस को ना इस तरह ड्रॉ करते हैं और इसकी
कुछ चीजें इसके अंदर होती हैं। एक हम कहते हैं एंटिटीज, हमारे प्रोसेस के अंदर कितनी एंटिटीज है, आपको ये जानने की यकीन करें बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं ये एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ इसका सिर्फ ये मकसद है कि आपको ये पता हो कि यार एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कोई चीज है, इसका मकसद क्या है, दैट्स इट। अच्छा, हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर एंटिटीज करते हैं और एंटिटीज देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, उस कस्टमर ने एक और एंटिटी है हमारे इस प्रोसेस के अंदर जो आइटम खरीदेगा, और ये आइटम जो है वो शॉपिंग कार्ट के अंदर डालेगा, और ये आइटम जो है कंपनी बनाएगी, और उसके बाद ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसकी पेमेंट करेगा, और फिर वो ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर प्लेस करने के बाद पेमेंट करेगा, और पेमेंट करने के बाद वो शिप हो जाएगी, और ये पेमेंट जो है ई कॉमर्स में जाएगी, फॉर एग्जांपल। मतलब ये, अब ये डिफरेंट एंटिटीज है। हम अपने पूरे प्रोसेस की आइडेंटिटीज को आइडेंटिफाई करके उसके बाद उन आइडेंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डिफाइन करते हैं। तो ये जो डायमंड शेप में जितनी चीजें हैं ना, ये रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल, कंपनी एंड आइटम के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? कंपनी प्रोड्यूसेस द आइटम। कस्टमर और आइटम के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? कस्टमर ऑर्डर्स द आइटम। अच्छा, आइटम और शिपिंग कार्ड के अंदर क्या है? आइटम इज कंटेन्ड इन द शिपिंग कार्ड, या शिपिंग कार्ड कंटेन्स द आइटम। इसी तरह कस्टमर और क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या है कि कस्टमर हैज द क्रेडिट कार्ड। अच्छा, और अगर मैं कहूँ कस्टमर और शिपिंग का वो क्या है, तो शिपिंग आइटम जो है वो आपका शिप करता है कस्टमर को। सो ये डिफरेंट एंटिटीज हैं। इन एंटिटीज का हम आपस में रिलेशनशिप देख रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हर आइडेंटिटी के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये जो ओवल शेप में है, ये उस आइडेंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल, कस्टमर का कोई नाम होगा, उसका कोई एड्रेस होगा, और कोई ईमेल, और भी बहुत सारे हैं। ज़ाहिर है कस्टमर के बाल होंगे, उसकी हाइट होगी, उसका वेट होगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। इस प्रोसेस के अंदर ये तीन चीजें जरूरी हैं फॉर रिकॉर्ड पर्पसेस में भी। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी का एक नाम होगा, इस प्रोसेस के लिए इतना काफी है। आइटम है, उस आइटम का एक तो नाम होगा, और दूसरी उसकी प्राइस होगी। मे भी आप तीसरी चीज क्वांटिटी भी ऐड कर दें, मतलब कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की है। तो आप आइटम्स के दरमियान या आइडेंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप, फिर हर आइडेंटिटी की अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, और फिर वो रिलेशनशिप भी डिफरेंट टाइप का होता है। ये एक है वन टू वन रिलेशनशिप होता है, एक है जीरो टू मैनी, और एक होता है मैनी टू मैनी, या इस तरह। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल, कंपनी प्रोड्यूसेस सिर्फ कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही है वो सिर्फ एक आइटम ये प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन इस एंड पे देखें तो वो एक नहीं है, तीन है। दैट मींस मेनी आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस सिंगल कंपनी। तो ये मैनी टू मैनी या वन टू वन होता है, बाज़ दफा इधर से भी वन होता है, उधर से भी। इसी तरह मैनी कस्टमर, अगर यहाँ पे आप देखें, मैनी कस्टमर्स कैन परचेज मैनी आइटम्स। तो कस्टमर और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है। खैर, ये अगेन जैसे मैंने कहा कि आपको इतनी डिटेल में ये प्रोसेस समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब आप देखें, जब मैं ये सारा प्रोसेस डायग्राम बना लेता हूँ, एंड इसको हम ईआरडी कहते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप। एक एंटिटी है और उसका रिलेशनशिप डायग्राम है ये। एंटिटीज रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर मुझे आइडिया होता है कि अच्छा यार, कौन कौन से पॉइंट पे कौन कौन सी क्वालिटी के इश्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कहूँ मटेरियल जो आना है वो शिप होगा, तो उसकी क्वालिटी के क्या एस्पेक्ट्स हैं। इसी तरह कुछ कुछ स्टैंडर्ड होगा, जो क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन पेमेंट है उसका कुछ स्टैंडर्ड है, वो मेंटेन करना पड़ेगा। वरना हो सकता है मेरे पास ये इसकी सिक्योरिटी को इफेक्ट हो। तो ये जो स्टैंडर्ड आपने फॉलो करने हैं, किस किस पॉइंट पे क्या क्या चेक्स लगाने हैं, वो हमें यहाँ पे पता चलता है। ये है हमारे पास, जो मैंने कहा लॉजिकल डाटा मॉडल, ये एक लॉजिकल मॉडल है। इस मॉडल को आप अपने सामने रख के बहुत सारी चीजें असेस कर सकते हैं, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स। अगर आप यहाँ पे देखें कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को, फिलहाल हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, हमने रिक्वायरमेंट्स को समझा, बिजनेस रूल्स को समझा, प्रोसेस पूरे को डिफाइन किया, और अकॉर्डिंगली ये सारे काम हम कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स को, स्टैंडर्ड्स को, प्रोसेसेस को क्लियरली डिफाइन कर सकें। ठीक है, प्लान के अंदर हम यही काम करते हैं, वो बात आपने ज़हन में रखनी है। फिर इसी तरह मैट्रिक्स डायग्राम्स, जैसे अभी हमने एक मैट्रिक्स डायग्राम थोड़ी देर पहले भी देखी थी, वो आ सकती है। और इसके अलावा कोई भी मैट्रिक्स डायग्राम आप बना के, जैसे अभी आपने प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स देखी थी, ये मैट्रिक्स डायग्राम्स बेसिकली हमें हेल्प आउट करती हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को, डिफरेंट क्वालिटी के चीज़ों को या प्रोसेसेस को प्रायोरिटाइज भी कर सकें, और
उनकी एक रिप्रेजेंटेशन ऐसी आ जाए कि हम कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकें। जैसे आपने देखा था कि हमने ये बताया कि यार पहले कौन सा काम करने वाला है, बाद से कौन सा करने वाला है, कौन सी चीज ज्यादा प्रायोरिटी की है, कौन सी चीज कम प्रायोरिटी की है। तो हमें इसमें प्लानिंग में हेल्पफुल होता है। ये चीजें हेल्पफुल होती हैं। अच्छा, कुछ चीजें ना बड़ी कॉमन है, उनको आप बिल्कुल लाइट वे में समझेंगे तो काम आसान होगा। मसलन अगर आप मैं हम 4-5 लोग बैठे हैं, खड़े में हैं, और एक क्लासरूम है और क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, या ऑफिस है और ऑफिस का कॉन्फ्रेंस रूम है, वहां पे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, और हम कहते हैं कि यार ये आगे इवेंट आ रहा होता है, इवेंट आ रहा है तो इवेंट में हम क्या करेंगे, और मैं वहां पे बोर्ड पे खड़ा हूँ, आप मुझे कहते हैं कि सर वो इवेंट के लिए ना पहली चीज तो ना आप वो लिख लें, हमें अपने हॉल की बुकिंग करानी है या ऑडिटोरियम की बुकिंग करानी है, वो लाजमी है। ठीक हो गया। एक और बंदा मुझे कहता है कि सर वो हम कोई वहाँ पे म्यूजिक वगैरह का अरेंजमेंट करेंगे, मैं कहता हूँ ठीक है सर, कोई खाने पीने का अरेंजमेंट है, वो लिखता जा रहा हूँ। अब मैं बोर्ड पे लिखूंगा और उसको किसी अरेंजमेंट में डालूंगा। यही टेक्निक्स, मतलब जो हमें टेक्निक्स पढ़ाई गई है, बेसिकली वो यही काम करने के तरीके हैं। मैं अगर इसको कोई खास नाम दे दूं, इसको मैं एक खास कैटेगरीज वाइज कर लूं कि यार फूड आइटम्स कौन कौन से हैं, इवेंट डे के डेकोरेशन आइटम्स, स्टेज कैसे बनाना है वो कौन कौन से हैं, एंड सो ऑन, गेस्ट से रिलेटेड आइटम्स कौन कौन से हैं, अगर मैं उसको इस तरह कैटेगराइज कर दूं तो यही काम जो मैं कर रहा हूँ, इसको एफिनिटी डायग्राम का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक फॉर्मल टर्मिनोलॉजी यूज कर दी भी है, हम उसको कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, हम समटाइम्स नाम यूज नहीं करते लेकिन काम वही कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी जैसे आपने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम देखा, इसी तरह फ्लो चार्ट्स या प्रोसेस फ्लोज या प्रोसेस मैप्स, वो भी यही काम हमें करते हैं। ये आपके प्रोसेस के अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो हमें क्लैरिटी देते हैं कि यार हमारे प्रोजेक्ट का जो पूरा प्रोसेस होगा, आपको याद होगा कि प्लान क्वालिटी के अंदर हमने प्रोसेसेस डिफाइन करने हैं, तो हम इन फ्लो चार्ट्स के जरिए वो प्रोसेसेस डिफाइन भी कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जब प्रोसेस डिफाइन भी हो जाए तो फिर मैं उस प्रोसेस के अंदर वो पॉइंट्स पॉइंट्स देखूंगा कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे क्वालिटी के इश्यूज आ सकते हैं, या जहां पे मैं क्वालिटी के कोई टेस्ट या चेक्स जो है वो ऐड कर सकूं। एक फेमस जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम या प्रोसेस फ्लो है, जिसको हम सीपॉक के नाम से जानते हैं, और इसका मतलब है सप्लायर, इनपुट्स, प्रोसेसेस, आउटपुट और कस्टमर। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं इस सप्लाई चेन पूरी के अंदर जहां पे आई वुड लाइक टू नो कि यार यहाँ पे क्वालिटी का कोई मसला आ सकता है, और अकॉर्डिंगली हम चेक ऐड कर ले। तो फ्लो डायग्राम्स अगेन, जैसे मैंने कहा कि या तो प्रोसेस डिफाइन करने के लिए होगा प्लान क्वालिटी के अंदर, ये जो मैंने कल वाला लेक्चर दिया उसमें लाजमी जो बातें मैंने की, लाजमी आप जब इस लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो उससे पहले वो लाजमी सुनिएगा। वो इसलिए कि आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि प्लान क्वालिटी के अंदर हम करते क्या है, और मैं बार बार रेफर कर रहा हूँ उसके अंदर। हम पहले क्वालिटी डिफाइन करते हैं, क्वालिटी डिफाइन करने के बाद हम ये फाइनल करते हैं कि यार इस क्वालिटी को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, मुझे क्या क्या प्रोसेस करने हैं, मुझे क्या क्या चेक्स करने हैं, क्या क्या इंस्पेक्शन करनी है, क्या क्या टेस्टिंग करनी है, और फिर जब डिलीवरेबल बन जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा उस डिलीवरेबल के साथ क्या करना है, ये मैनेज क्वालिटी है, कंट्रोल क्वालिटी है। तो प्लान के अंदर ही हम ये फाइनल करते हैं हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू कंट्रोल। तो वो सारी बातें हो रही है, और जो भी टूल एंड टेक्निक आप पढ़े इसको इसी अंदाज में देखें। अब जैसे मैंने कहा कि प्रोसेस डिफाइन करने हैं, तो प्रोसेस में फ्लो चार्ट डायग्राम के जरिए डिफाइन कर सकता हूँ। दूसरी बात, मुझे क्वालिटी पॉइंट्स या चेक्स या टेस्ट डिफाइन करने हैं, तो मैं कहता हूँ इस प्रोसेस के अंदर वो कौन कौन से चोक पॉइंट्स हैं या कौन कौन से ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्वालिटी का इशू आ सकता है। तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू हम करेंगे। अच्छा, ये एक जनरल वो लिखा हुआ है, जो सुबह सुबह बाज दफा कुछ लोगों के साथ, ये बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला होता है कि वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, अलार्म रिंग होता है, और उसके बाद कहते हैं रेडी टू गेट अप, और अमूमन नो, और वो बटन बंद करके कर देते हैं, और फिर 5 मिनट बाद, फिर 10 मिनट बाद एक चलता रहता है, एंड देन फाइनली वो बड़ी मुश्किल से छलांग मार के उठते हैं। तो बहरहाल ये भी एक प्रोसेस है, बट एक्चुअल में ये एक आपके सामने एक और प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के अंदर ना सॉरी प्रोसेस डायग्राम्स के अंदर कुछ चीजें हैं जो प्रोसेस डायग्राम के अंदर कुछ चीजें हैं जो या कुछ आप कह लें कि इसको बनाने के कुछ खास रूल्स हैं। मसलन आपका जो अमूमन जो स्टार्ट पॉइंट होता है या एक नॉर्मल स्टेप होता है प्रोसेस के अंदर, वो इस शेप में आता है। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये आपका वो है, एक प्रोसेस का एक स्टेप है जो मैंने लिखा, और ये जो सॉरी डायमंड शेप है, ये आपका डिसीजन पॉइंट होता है कि यार
शुड आई डू दिस थिंग और नॉट। और इसी तरह ये वाली शेप जो है ये डॉक्यूमेंट की शेप है या आपकी कोई जो इस प्रोसेस का आउटपुट आ रहा है उसकी शेप है। तो खैर ये आप देखिएगा, यहाँ पे देखें परचेज रिक्विजिशन है, ये इसकी डॉक्यूमेंट बन रहा है, यहाँ पे आप देखें इनवॉइस बन रही है एंड सो ऑन। तो इस प्रोसेस के कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन अगेन एज आई टोल्ड यू कि आपसे फ्लो डायग्राम बनाएगा कोई नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई क्वालिटी के अंदर ये इसका क्या मकसद है। और दो मेरे मेन मकसद है। इसी तरह माइंड मैपिंग भी है, और ये कलेक्ट रिक्वायरमेंट के अंदर कहा था कि हम एक सेंटर पॉइंट पे अपना माइंड में इमेज बनाते हैं कि यार लेट्स से ये प्रोसेस है, एक रिक्वायरमेंट की टाइप ये होगी, एक यार हमें फला क्वालिटी की रिक्वायरमेंट भी चाहिए, फला रिक्वायरमेंट भी चाहिए, फला भी चाहिए। तो हम अपने माइंड में एक मैप बना लेते हैं। एज आई टोल्ड यू, अगर मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके आपस में हम डिस्कस कर रहे हो तो पीएमआई के मुताबिक माइंड मैपिंग कहेंगे, या अदरवाइज भी एक्चुअल में गोरे की बहुत सारी मैनेजमेंट की बुक्स में इसको माइंड मैपिंग ही कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद है टेस्ट एंड इंस्पेक्शन प्लानिंग। अभी आप देखें कि अगला अगर मेरा लेवल आता है तो वो क्या है, वो ये है कि मैंने लेट्स से प्रोसेसेस, ऑल्दो ये टूल एंड टेक्निक इस सीक्वेंस में नहीं लिखे हुए, लेकिन मैंने प्रोसेसेस डिफाइन कर ली है, सॉरी क्वालिटी स्टैंडर्ड जो डिजायर्ड है वो डिफाइन किया कि क्वालिटी क्या रखनी है, इनको कैसे रखेंगे उसके लिए मैंने स्टेप्स कर दिए। अब इसको दरमियान में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस, ये जब बन रहा होगा, ये प्रोसेस चल रहे होंगे, हाउ वुड आई इंश्योर, हाउ वुड आई चेक, हाउ वुड आई टेस्ट और इंस्पेक्ट कि यार ये प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं, नंबर वन। उसके बाद ये प्रोसेस फॉलो होने के बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं वो डिजायर्ड रिजल्ट है या नहीं है, वो डिलीवरेबल जो बन रहे हैं उनके ऊपर मैं कौन कौन से टेस्ट करूंगा, कौन कौन सी चीजें चेक करूंगा कि मुझे पता चल सके कि क्वालिटी मेंटेन हुई है या नहीं हुई। तो हम ये प्लान पूरा बनाएंगे, और बेसिकली हर प्लान यही करता है, हाउ टू मैनेज, हाउ टू प्लान, हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू कंट्रोल। तो हाउ टू प्लान हो गया, फिर हाउ टू, इसके अंदर प्लान तो एक ही प्रोसेस है, तो हम हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो जो जो टेस्ट जिस जिस जगह करने हैं, जो जो इंस्पेक्शंस मुझे करनी है, वो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे आई वुड लाइक कि मैं अभी से प्लान कर लूँ, ताकि मैनेज क्वालिटी के वक्त या कंट्रोल क्वालिटी के वक्त मैं इन्हीं टेस्ट को फॉलो कर सकूं, इन्हीं टेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकूं। उसके बाद ये सारे काम करने के लिए जाहिर है मुझे मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। मीटिंग्स के अंदर बैठ के मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मीटिंग्स के अंदर मैं भी डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ, मीटिंग के अंदर मैं फ्लो चार्ट डिफाइन कर सकता हूँ, मीटिंग के अंदर मैं ऑल्टरनेटिव एनालिसिस कर सकता हूँ। सो मीटिंग तो एक स्पेस या एक कनेक्शन मुझे प्रोवाइड करती है, और उसके अंदर हम दूसरे टूल्स एंड टेक्निक्स उनको यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इस प्रोसेस के जो मेन आउटपुट है एक क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान है। इस प्लान के अंदर वो सारी बातें लिखी हुई कि डिजायर्ड स्टैंडर्ड क्या होगा, उस स्टैंडर्ड को मैंने फॉलो करना है, कैसे करना है, प्रोसेसेस क्या होंगे, टेस्ट क्या होंगे, वगैरह वगैरह, वो जो अभी हमने कहा। दूसरा, हम कुछ मैट्रिसेस हैं, ये वो मैट्रिसेस हैं जो मुझे अपने प्रोजेक्ट को मैनेज क्वालिटी के ऊपर एंड कंट्रोल क्वालिटी के दौरान यूज करनी है। वो मैं पहले से बना लूंगा, ताकि जो भी क्वालिटी वाले इंस्पेक्टर हैं, जो क्वालिटी एश्योरेंस वाला स्टाफ है, उनको मैं ये मैट्रिसेस दे दूं, या एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अपने लिए मैं कोई मैट्रिसेस बना लूं, और उन मैट्रिसेस को मैं यूज करूं टू इंश्योर, पहली बात तो टू कंपेयर कि मेरा प्लान ठीक चल रहा है, और दूसरा टू इंश्योर कि यार क्या क्या चीजें मुझे चेक करनी है, ताकि कुछ चीज मिस ना हो और मेरे सामने एक इस शक्ल में रिकॉर्ड आ जाए चीजों का कि यार वाकई मेरे प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो क्लियरली हाईलाइट हो जाए। और हम देखेंगे मैनेज क्वालिटी के अंदर ही बातें हम कि किस किस्म की मैट्रिसेस हम यूज करते हैं। अच्छा, और फिर ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एंड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाते हैं, और